दानियाल साहब को इरज के घर का एड्रेस इसकी सेक्रेटरी ने बता दिया था, मगर सारी बात यहीं से बिगड़नी थी। शायद वो चुप रहती, मगर दानियाल साहब ने भी कहा था जहाँ मर्जी होगी ढूंढ कर निकालूंगा। आखिर कौन बाप अपनी औलाद को मुंह जोर होता देख सकता है। आधे घंटे का सफर हो जाने के बाद वो घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने एक नजर घर को देखा, काफी बड़ा यूनिक था, मगर गुस्सा था कि इतने दिनों की बागी होकर घर वापस नहीं आई थी। उन्होंने भी हार मानी और इरज को मनाना चाहा। घर के अंदर कदम रखा, सारे हॉल को देखा, फिर ऊपर कमरे का रुख किया था। इर्ज, बड़े प्यार से कहते वो दरवाजा खोलते हैं, मगर तभी सामने का मंजर देख गैरत जवाब देगी थी। वो एक नामहरम के साथ चिपक कर सो रही थी और अंदाज भी ऐसा कि देखने को दिल न करता, मगर ये वो अभी तक नहीं जानते थे कि नामहरम नहीं था। उन्होंने अपनी दांत पीसे मुठिया बनाए, दिल तो कर रहा था कि यहीं इसी घर में कत्ल कर देता इन दोनों का। इर्ज, वो चीखते हुए पूरे कमरे में चीख गूंजी थी। इर्ज ने अपने बाप की ऊंची आवाज सुन डर से आंखें खोली। एक नजर बाप पर गई, दूसरी नजर हिजाम को हक कर कर लेटने के अंदाज पर गई थी। वो फौरन से दूर हटी थी, जल्दी से उठकर खड़ी हुई, जबकि शर्म से सर उठाने की हिम्मत नहीं थी। तुम्हें तो दिल कर रहा है कि जान से मार दूं। इस बार फिर से चीखे थे। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था अपना गुस्सा, मगर वाजिया भी किसी से कम नहीं था। पहले एक्टिंग का शौक था, वो पूरा किया, अब ये काम करती हो, शर्म नहीं आती। इर्ज को कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक तो बाप का गुस्सा, ऊपर से हिजाम। सर अभी तक सो रहे थे। इतनी बात बन गई थी, मगर वो पागल अभी तक सो रहा था। डैडी, इर्ज ने अपने हक में बोलना चाहा, एक लफ्ज नहीं। आंखें गुस्से से सुर्ख थी, माथे पर बल पड़े थे, गुस्सा हवा हुआ था, बस नहीं चल रहा था कि इस इर्ज को आग लगा देते। कौन है ये लड़का? मैं पूछता हूँ, कौन है? इनकी आवाज इस बार घर पर काबज हुई थी। हिजाम के सर में शदीद दर्द होने लगा था। एक चोट का, ऊपर से शोर का। इसने आंखें खोली तो सामने इर्ज और इसके साथ खड़े शख्स को देखकर वह हड़बड़ी में उठा था। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कहाँ किसके साथ रहती हूँ। आपको अब चैन मिल जाना चाहिए कि घर छोड़ दिया है। चटाक, अपनी बेटी के मुंह से ये लफ्ज सुन एक ही पल में सर तमाचा दे मारा था। वो डर से कांपी थी, मगर वो भी तो ढीठ बनी, सब सच नहीं बता रही थी। हिजाम को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वो बेड से नीचे उतरा। दानियाल साहब ने इस बार हिजाम की तरफ रुख किया था। माना कि इसके पास दौलत बहुत है, मगर तुम्हारे पास तो गैरत होनी चाहिए थी ना। दौलत के बजाय कितने में सौदा किया है मेरी बेटी से। हिजाम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर सामने खड़े शख्स के मुंह से ये लफ्ज सुनना बर्दाश्त से बाहर था। बीवी है वो मेरी, निकाह किया है हम दोनों ने। ये क्या घटिया तरीन बातें कर रहे हैं आप। इर्ज की नजर हिजाम पर गई थी, जिसके हक में बोल रहा था, जबकि आंखों में कई आंसू कैद थे, मगर कैद टूटी और वो गाल पर से होते नीचे जा गिरे थे। इर्ज ने इनको साफ तक न किया था। ओहो, तो निकाह कर लिया इसने। इर्ज को पीछे मुड़कर देखते वो तंजिया कहते हैं, एक बात याद रखना इर्ज, अगर निकाह करके तुम बच गई हो तो निकाह टूट भी सकता है। वापस अपनी बेटी के सामने खड़े होते वो करख्तगी से बोले थे, आज के बाद मेरे घर में कदम मत रखना। अगर रखा तो ये जरूर सोच लेना, इस घर की एक ही इज्जत थी जिसने अपने शौक के लिए मेरी जिंदगी पे गैरती का तमाचा मारा और ये साबित किया कि औलाद मुंह जोर होकर अपने वालिदैन को गली गली रुस्वा करती है। मैं आज से मर गया तुम्हारे लिए। तुम्हें अपने बाप के जनाजे पर मुबारक हो ये निकाह। बात को मुकम्मल कर वो कमरे से बाहर चले गए थे। इर्ज ने वहीं पर खड़े होकर इनकी बातें सोची। वो भी तो आना रखती थी, एक थप्पड़ खाया था तो घर छोड़ दिया, अब दूसरा खाया है, पता नहीं आगे क्या करेगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपना गुस्सा खुद पर निकालने से अच्छा इसने हिजाम को सुनाया था। क्या अंधे हो जो नजर और समझ नहीं आता कि कहाँ चुप रहना और कहाँ बोलना है। इसका सच बताना इर्ज को जहर लग रहा था। हिजाम ने इसको इग्नोर किया, कोई जवाब ना देते वो इर्ज के पास से होकर गुजरा, कमरे से बाहर चला गया। तुम गरीब होते ही ऐसे हो, जहाँ मेरी लड़की देखी वहीं शरीफ बन गए, अपने घटिया हक जताने लगे। इर्ज इसके पीछे आते चीखी थी। हिजाम ने इसी वक्त रुख पीछे किया और इसको शानों से पकड़कर दर्द दे जाने तक की पकड़ रखी। बकवास बंद करो लड़की, क्या समझती हो मुझे? हाँ, सच कहता है तुम्हारा बाप कि तुम्हारे पास दौलत है और मेरे पास गैरत नहीं, मगर तुम्हारी बातें सुनकर दिल कर रहा है कि बेगैरत बनकर तुम्हारे वजूद को लाश बना दूं, फिर आग लगा दूं। लफ्जों के साथ पकड़ भी सख्त होती गई थी, चेहरा चेहरे पर झुकता गया था। ये एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो? जानते भी हो मैं कौन हूँ? एक मिनट में तुम्हारे होश उड़ा सकती हूँ। अपना कंधा हिचकाती वो चीख कर बोली थी।
اگر میرے پاس یہ دل نہ ہوتا تو قسم مجھے تھی کہ تمہارے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتا، مگر افسوس اس دل کی وجہ سے مجھے تمہارے منہ لگنا پڑ رہا ہے۔ پیچھے کو جھٹکتے وہ آنکھیں دکھاتے باہر چلا گیا تھا۔ ارج نے خود کو سنبھالا تھا، اتنے زور کا دھکا دیا تھا حسام نے۔ مجھ پر تھوکنے کی بات کر رہا ہے یہ؟ چند دیر پہلے گزرے لفظ یاد کر کر وہ غصے سے باتیں کر رہی تھی۔ اس سے آنکھیں بڑی کی اور پاس پر پڑے ڈیزائن کا جگ اٹھاتی دیوار پر لگی LCD پر دے مارتی ہے۔ جگ تو ٹوٹا ہی ٹوٹا تھا مگر LCD کا کچھ نہ چھوڑا تھا۔ اس نے آدھی وہ نیچے لٹک گئی تھی، آدھی دیوار کے ساتھ ہی لگی رہ گئی تھی۔ آخر سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اس کی زندگی عذاب نہ بنائی تو میرا نام بھی ارج۔ بہت دیکھیے تم جیسے لڑکے، بہت کے ساتھ کھیلا ہے اس ارج نے۔ اگر تمہارے ایک ایک سانس مشکل نہ بنا دیا، میں نے پھر کہنا بندری کا یار نہ ہو تو۔ غصے میں ماتھے پر ہاتھ رکھتی وہ پیشانی مسلتی جبکہ سانس کھینچ کر لے رہی تھی۔ اس قدر حواس بگڑے تھے اپنی انسلٹ پر۔ امرا گھر پر اکیلی تھی، ہاشم آفس چلا گیا تھا، وہ بور ہو رہی تھی۔ اس سے ہاشم کی باتیں سوچی کہ والدین سے محبت کرنی چاہیے، پھر وہ چاہے جیسے بھی کیوں نہ ہو۔ اس نے ہمت کر کر حویلی کال ملائی تھی۔ السلام علیکم بابا۔ نمبر جوید صاحب کا تھا مگر اٹھائی تسمیہ بی نے تھی۔ امرا کی آواز سن تسمیہ بی نے کچھ سوچتے جواب دیا، امرا میری بچی۔ وہ جھوٹے آنسو روتی آواز دکھی سی کر کر بولی تھی، امرا پلیز مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو۔ امرا تسمیہ بی کی آواز سن ذرا پریشان ہوئی۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک چھوڑی اور سیدھا ہوتے بیٹھی، ماما آپ پلیز امرا میری بچی مجھے بچا لو۔ تمہارے ماموں جب سے تمہیں مل کر آئے ہیں نا تب سے پاگل بنے مجھے مارے جا رہے ہیں، اور تو اور مجھے دھمکیاں تک دیتے ہیں کہ آدھی ادھوری چوری بات امرا کا دل بھاری کر رہی تھی۔ دھمکی دیتے ہیں کہ ہاشم کو مار دوں گا میری بچی۔ رونا جیسا ڈالا اگلے بندے کو سچ کا یقین آتا تھا۔ تسمیہ بی بھی عمر گزار چکی تھی، آخر کام بھی تو یہی کیے تھے ساری عمر۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاشم کا اثر وہ تڑپی تھی جو تسمیہ بی کو کافی اچھا لگا تھا، کیونکہ بس ہاشم ہی تو وجہ تھی امرا کے واپس پاکستان آنے کی۔ میں کیا بتاؤں میری بچی، تمہارے ماموں نے کہا ہے کہ ہاشم کو چھوڑوں گا نہیں، پتہ نہیں کیوں پاگل بن رہا ہے میرا بھائی۔ مگر میرا یقین کرو امرا میری بچی، میں بہت تکلیف میں ہوں، جوید کو بھی نہیں بتا سکتی، ڈاکٹر ٹینشن سے منع کیا ہے، خدا کے لیے واپس آ جاؤ۔ وہ کہہ رہا تھا فون ہے کسی کا کہ آج کچھ تو برا کرے گا ہاشم کے ساتھ۔ امرا نے یہ سب سن کر یقین کیا اور سانس روک دیا۔ بہت مشکل سے بات کر رہی تھی کیونکہ میرے پاس میرا فون تک نہیں تھا۔ تمہارے بابا کے فون پر تمہارا نمبر دیکھ کر بات کر رہی ہوں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میں اپنی بچی سے بات تک نہ کروں، مگر ماں ہوں کیسے رہ سکتی ہوں۔ تم بس جلدی سے واپس آ جاؤ۔ تسمیہ بھی اپنے سامنے بیٹھے شفیق صاحب کو دیکھتی دل میں مسکرا رہی تھی۔ کوئی رشتوں میں اتنا بھی گر سکتا تھا کہ بچوں کے نازک دلوں سے کھیلے؟ نہیں شفیق نہیں۔ جان بوجھ کر چیختے وہ روتے بولی مگر اشارے سے فون پکڑنے کا کہہ رہی تھی۔ شفیق صاحب نے اسی وقت فون پکڑا۔ اس بار امرا اور شفیق صاحب لائن پر تھے۔ اگر آج رات کی فلائٹ سے تم واپس نہ آئی تو یاد رکھنا ہاشم کو دیکھنے کے لیے بھی ترسو گی۔ اس بار ہاشم درانی کا حشر اس کے باپ جیسا ہوگا۔ بڑا کہتا تھا جمشید درانی کا بیٹا ہے، پھر دیکھتے ہیں جان کیسے لی جائے۔ تم بس دعائیں کرو کیونکہ آج کی رات بھاری ہے ہاشم پر۔ امرا کو معلوم نہیں تھا کہ آنسو کب جاری ہوئے، کال بند ہو چکی تھی مگر جانے روح سے نکل رہی تھی۔ ٹانگوں پر کھڑے ہونے تک کی ہمت نہ تھی۔ اس نے کار کی آواز سنی تو فون سمیت باہر کو بھاگی تھی۔ اف بہت درد ہو رہا ہے۔ ہاشم نے مشکل سے اپنا رخ کار سے باہر کیا۔ ابھی تو اس کی حالت امرا دیکھتی تب نہ جانے کیا سا حال ہوتا۔ کمینہ انسان اندھا تھا جو نظر نہیں آیا۔ سفید شرٹ ہونے کی وجہ سے خون ذرا نمایاں ہوا تھا۔ امرا باہر آئی تو قدم وہیں پر رکے تھے۔ جب ہاشم کو دیکھا ماتھے کی کن پٹی سے خون کی لکیریں بن کر بہہ رہا تھا، سینے سے شرٹ خون سے بھری ہوئی تھی جبکہ ہاتھ کے کندھے پر گہرا زخم تھا جس کا خون بازوں سے رستہ بنا کر ہاتھوں کی انگلیوں پر آ کے نیچے جا گرتا تھا۔ ہاشم نے ہاتھ جھٹکا، تبھی نظر سامنے امرا پر گئی۔ چہرے پر ذرا درد کے تاثرات تھے مگر امرا کو دیکھ حیرانے کے آئے۔ ہاشم؟ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور دوری کے ڈر سے اس کو مضبوطی سے حق کیا جبکہ کندھے پر درد کی لہر محسوس ہوئی تھی۔ عمران نے فون کیا، ہاتھوں کو ہاشم کی گردن کے گرد حق کیا رکھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کب؟ کیسے؟ ہاشم کے گال کو ایک ہاتھ سے تھامتی وہ بولی جب وہ خوف سے آنکھیں سرخ تھی، آنسو ندی کی طرح بہہ جاتے۔ میری غلطی ہے جو بینڈیج کروا کے نہیں آیا۔ آپ دیکھتے ہی رونا شروع ہو گئی ہیں۔ بس چھوٹا سا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کے بتانے پر عمران نے دل کی تسکین کے لیے پھر سے حق کیا۔ اس پر وہ ہاشم کے کندھے پر ٹھوڑی رکھ کر رو رہی تھی۔ چپ کرو، تمہیں اندازہ بھی ہے میری زندگی میں تم پھر کیسے اپنی زندگی کو درد میں دیکھ سکتی ہو؟
कंधे पर जो दर्द की लहर थोड़ी महसूस होती थी, इस बात पर दर्द नहीं बल्कि कुछ और के एहसासात महसूस हो रहे थे, जो हाशिम समझता मुस्कुरा गया था। दिखाओ मुझे कहाँ पर लगी है। जरा दूरी बनाकर वह पूरे वजूद का जायजा लेते बोली थी, मगर जहाँ हाथ रखकर पकड़ा था वहीं कंधे पर जख्म था। सारी गलती इस जाहिल की थी। इतनी फास्ट कार कौन ड्राइव करता है? मुझे आपकी कसम, मैं तेज गाड़ी नहीं चला रहा था। मासूमियत से कहते वो बिल्कुल बच्चे जैसे नक्श रखता बोला था। इमरा का फोन फिर से वाइब्रेशन करता। वो डरती कॉल नहीं उठा रही थी। हाशिम ने हरकत नोट की तो इग्नोर कर गया। दूसरी बार बेल आई तो इमरा ने फिर भी ना उठाई। वो बार बार कॉल काट देती थी, मगर तभी मैसेज आए थे, चलो अंदर चले। इसका हाथ अपने कंधे की गिद ले जाती वो उसको सहारा दे रही थी। हाशिम ने बहस किए बगैर अंदर का रुख किया था। मुझसे वादा करें, कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। कमरे में आते हाशिम ने कहा था। इमरान ने कोई जवाब न दिया था। बेड पर इसको बैठाया। जिंदगी हाशिम की डोल रही थी। जुदाई का गम इमरा की तरफ से जान पर बंधा था। क्या ही एक बात करते रहते हो, जब कह दिया है कि नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। बेफिक्री से कहते वो वार्डरोब के पास आती, अंदर से हाशिम का ड्रेस निकालती है। हाशिम इसकी हर हरकत नोट कर रहा था। मुझे मौत से ज्यादा आपकी जुदाई से डर लगता है, ये बात सच है। वो मुसलसल इमरा को देख रहा था, मगर इमरा इसका ड्रेस पास बेड पर रखती इसकी नजरों को इग्नोर कर रही थी। शायद दिल डर रहा था। माथे पर से आते खून देखकर इतनी हिम्मत कहाँ से लेकर आती। अभी धमकी मिली थी और सब सच भी हो गया था। दुनिया में अगर रहना है तो लोग रह लेते हैं, फिर चाहे मोहब्बत के बगैर रहना ही क्यों ना हो। इमरान ने खुद पर शफीक साहब की बातों का डर बैठा लिया था। कभी तो वह बातों ही बातों में समझा रही थी कि वक्त फिर से बदलेगा। झूठ कहते हैं वो लोग कि मोहब्बत के बगैर रहा जा सकता है। हिम्मत करता हुआ खड़े होते बोला है। इमरा इसी वक्त जरा पीछे हुई थी। और ये झूठ मैं कहती हूँ, अब बताओ क्या मेरे झूठ को सच नहीं मानते तुम? हाशिम को इसके अंदाज बदले बदले लग रहे थे। जिस्म पर जख्मों का दर्द कम नहीं होता था, दिल का दर्द और बढ़ जाता था। तो फिर आपको इश्क में काफर समझूंगा, क्योंकि वही मोहब्बत में झूठ बोलते हैं। इमरा अभी तक नजरें फर्श पर गाड़े खड़ी थी। हाशिम को जवाब ना मिला तो जरा गुस्सा लाए वो अपने कपड़े उठाता बात में चला गया था। कुछ देर तक डॉक्टर आया, इसने चेकअप किया, मरहम पट्टी हुई। इमरा किसी वक्त के इंतजार में थी जब वो फोन पर मैसेज देख सकती, मगर हाशिम के सामने वो नहीं देखना चाहती थी। रात के वक्त वो दोनों अपनी अपनी अलग साइड पर कमर करके लेटे थे। इमरा को आंख कहाँ नसीब होनी थी। इसने खुद पर से कफट उतारा और स्टूल से फोन उठाती वो बाहर निकली थी, मगर एक नजर पीछे मुड़कर इसने हाशिम को देखा था। फिर दोबारा वो बाहर निकल गई थी। दिल भारी भारी सा था। वो सीधा टेरेस पर चली आई थी। अभी एक ठंडी हवा खाई नहीं थी कि फोन वाइब्रेट हुआ। देखा तो मैसेज आया था, मैंने अपनी बेइज्जती का बदला लेना है, बिल्कुल लूंगा। तुम्हारे हाशिम की हड्डी बोटी ना की तो कहना। अभी तो जिंदा छोड़ा है, मगर सिर्फ एक रात के लिए। अगर कल सुबह हवेली नजर ना आई तो तुम्हें भी हाशिम सुबह नजर नहीं आएगा। और हाँ, निकाह मुबारक। सारा मैसेज रीड किया, आखिर पर वही लफ्ज लिखे थे। इसने नोट किया, ये तो वही पाकिस्तान का नंबर नजर आया। मैं कैसे छोड़ सकती हूँ हाशिम को। मैसेज तो रीड कर लिया था, मगर खौफ से रूह तक कांप रही थी। ये सोच कर कि वो फिर से अजनबी बन जाएगी, फिर से छोड़ देगी, फिर से बेवफाई करेगी। मैं छोड़ सकती हूँ इसे इसके लिए। अगर ऐसे मोहब्बत में जिंदगियां मिलती हैं तो मैं दूंगी कुर्बानी। हवाएं चुभ रही थी, आंखों में तैश से आंसू बनने लगे थे। पानी की नमी मोटी हो रही थी। इन पलकों से मोती न संभले, नीचे जा गिरे। वो रोने का जब्त अजमाती नीचे घुटनों के बल बैठी दबी दबी से चीख रही थी। सीने पर हाथ बांधे वो सर झुका गई थी। इसने बेदर्दी से आंसू रगड़ते सर पर बने आसमान को देखा, फिर सारे इरादे बन बैठे थे। एक बार फिर से मतलबी हुई थी, मगर इस बार मोहब्बत के लिए, वरना अपनी जात को कहीं और ही छोड़ आई थी। जब से जाना कि हाशिम से मोहब्बत है। हाशिम की आंख खुली तो वो अकेला बेड पर था। इसने खौफ से उठते इर्द गिर्द देखा, मगर पूरे कमरे में कोई ना था। वो डर रहा था कहीं इमरा चली तो नहीं गई। ये ख्याल यूं ही ज़हन नशीन हुआ था। आप किधर हैं? इसे नंगे पांव नीचे उतरते सहमी आवाज में पूछा था, जबकि कानों से टकराई आवाज वापस को मिली थी। इमरा जी, आप कहाँ पर हैं? वो दिल में अजीब कैफियत महसूस कर रहा था। जिसको देखना था वो पुकारने पर भी सामने नहीं आ रही थी। इसने जल्दी से जूता डाल अब कमरे से बाहर जाने का सोचा था। इमरा, इसके अल्फाज आधे ही रहे जब नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़े खत पर जाकर रुकी। वो भागता इसके पास जाता उठाता है। मुझे वापस पाकिस्तान जाना है, क्योंकि मैं खुद जाना चाहती हूँ। मैंने गलत किया था यहाँ पर आकर। अब मैं वहीं पर रहूंगी, अपनी गलती दुरुस्त करूंगी। हाथ कांप रहे थे। हाशिम के वो लफ्जों को पढ़ तो गया था, मगर रूह तक सहम गई थी। बेसाख्ता वो सफेद वर्क हाथ से फिसलता नीचे जा गिरा था।
मुझे वापस जाना है। वो बार बार इमरा के लिखे लफ्ज सोच रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक ही दिन में वो चली गई। जब दिल करता है तब आती है, जब दिल करता है तब चली जाती है। शायद गुस्सा आ रहा था, रगे उभरी थी, नब्ज नुमाया हो रही थी, आंखें सुर्ख हुई थी। क्या समझ रखा है मुझे? इसने चीखते सारा सामान एक पल में हाथ से दे मार कर नीचे गिराया था, जबकि पूरी कुव्वत से चीखा था। मेरी मोहब्बत का मजाक बनाकर रख दिया है। हाशिम का सांस गुस्से से फूल रहा था। इसने खुद को एक नजर शीशे में देखा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अपने कानों पर हाथ रखता हुआ आंखें बंद कर गया था। ऊपर से शफीक साहब के अल्फाज याद आ रहे थे। शायद वो पागल बन जाता अगर नफरत का सहारा न लेता। इमरा की बेवफाई पर नफरत करता हूँ मैं। इसे नजर उठाकर शीशे में अपना वजूद देखा। आंखें बोझल थी, माथे पर आते बाल गीले हो रहे थे, पसीना शराबूर कर रहा था माथे को। इसने पूरी कुव्वत से चीखते शीशे पर मुक्का दे मारा था। चीखने से नब्ज ज्यादा नुमाया हो रही थी, हाथ भी खून से भरा था। इसने आधे टूटे फूटे शीशे में आंखें गाड़ खुद की जात घूरी थी। इस बार हाशिम जमशेद दुरानी जाएगा वापस। उसी से वो नजर हटाकर कमरे से बाहर जाने लगा, मगर पाँव में वही वर्क रास्ते में आया। इसने नजर झुकाकर इस में खत को देखा था। मोहब्बत ना होती तो आप तो कसम मेरी इश्क की हक समेत छीनता। आपको नफरत हो जाती आपको खुद की जात से। इस वर्क पर पाँव रखते वो आगे बढ़ गया था। इसने दरवाजा पटक कर मारा था। तेजी से चलते सीढ़ियों को बूर करता वो नीचे आया। जैसे आज चाल थी बड़ी रौबदार लगती थी। कहाँ पर जा रहे हो आप? स्कीना भी अभी बाहर ही खड़ी थी। जब हाशिम को हॉल से बाहर निकलता देखा, हाशिम ने एक नजर देखा था, जैसे आंखें आग की जलन में तप रही हों। आग लगा देंगे इस घर को या फिर बेच दे, जिसमें मेरी मोहब्बत नहीं। तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक सजा ना दे दूं इन्हें और हक समेत वापस ना ले आऊं। आज तो स्कीना भी डरी थी हाशिम का गुस्सा देखकर। उन्होंने रोकना चाहा मगर वो भारी कदमों से चला गया था। पता नहीं वो आगे क्या करता। गरम दिमाग का लड़का था, बिल्कुल बाप पर गया था। पर यार क्या मैंने ठीक किया है? इमरान ने सोचों में गुम अंदाज में पूछा था। तुम्हें पता है ना मुझे हाशिम से कितनी मोहब्बत है, मगर मैं कैसे इसको खो सकती हूँ? फराज जो इमरा के पास खड़ी कपड़े देख रही थी। इसकी बात सुनती ड्रेस को इमरा के पास बेड पर रखती, उसके पास बैठी थी। यही तो डर होता है मोहब्बत में आशिक को खोने का। मगर यार तू मुझे पूरी बात बताती भी तो नहीं ना। फरा ने इमरा का हाथ थामा, मगर इमरा अभी तक अपनी बेवफाई पर पशेमान थी। नदामत कम होने की जगह और बढ़ती जाती। जब जब हाशिम को सोचती, तुम कभी नहीं समझोगी मोहब्बत क्या होती है। वो मेरे लिए रोता है तो दिल करता है शर्म से मर जाऊं। मगर कसम मुझे हाशिम की, मैं इसको कभी नहीं खोना चाहती। मैंने सही फैसला किया इसे दूर रहने का। कम से कम वो जिंदा तो है ना। इमरा रोता देख फराज चुप हुई थी। इसने आज रोने ही दिया था। दिल का भारीपन तो कम होता, मगर ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें मोहब्बत ना हो। इमरा के गले लगते फरा ने सर पर हाथ रखते बाल सुलहाए वो रो रही थी। एक दोस्त बच्चों की तरह चुप करवा रही थी। मुझे नहीं पता, मगर इस धमकी के बाद मैं अंदर तक डर गई हूँ। नहीं खो सकती इसे। इमरान ने रोने में तेजी की और वो घुट घुट कर रो रही थी। सांस अटक रहा था। दिल ने आज फिर से बेवफाई करवा ली थी। कितने वादे किए थे कि कभी नहीं छोड़ूंगी, मगर सब झूठ निकला जब वो धमकी इस पर भारी पड़ी। अल्लाह पर यकीन करो, वो सब दिलों के राज जानता है। वो तुम्हारी मुश्किल आसान करेगा, तुम दोनों के हक में बेहतर से बेहतरीन करेगा। चुप कर जो, फरा प्यार से बोली। मगर इमरा को बार बार हाशिम का ख्याल सता रहा था। वो तब नींद से उठ भी गया होगा, जिस तरह बचपन में नींद से उठा था और इमरा नहीं मिली थी। इस बार भी यही किया इमरा ने। वो एक बार फिर से वापस चली आई थी, मगर इस बार वो हाशिम नहीं था जो मोहब्बत के सामने फिर से खामोश हो जाता। इस बार वो हाशिम जमशेद दुरानी बना था, जो रिश्तों में सजा देना, हक छीनना जान गया था। आखिर सिखाया भी तो इसी इमरा ने था। बार बार बेवफा